माँ सरस्वती के बड़े चित्र में आपने देखा होगा, सरस्वती जी के अतिरिक्त एक श्वेत कमल होता है, अक्सर वो उस पर विराजमान होती है, अन्यथा उनके पार्श्व में खिला होता है। उसके अलावा हंस होता है और कुछ चित्रों में मोर भी होता है। मोर सब चित्रों में नहीं होता, लेकिन कुछ दुर्लभ चित्र होते हैं जिनमें श्वेत कमल भी होता है, हंस भी होता है, मोर भी होता है। आज के मंच को जरा देखिए, श्वेत कमल प्रज्ञा का प्रतीक है। इस सारस्वत मंच पर श्रद्धेय बलदेव भाई बैठे हुए, ऐसा लगता है जैसे श्वेत कमल विराजमान। एक तरफ सारस्वत पुत्रों की पूरी श्रृंखला है, प्रिय प्रवीण से लेकर के हमारे जितने भी लोग हैं वो सब उपस्थित हैं। ऐसा लगता है जैसे हंस वाहिनी के हंस एक नहीं अनेक संख्या में उनके आसपास हैं। और दो कला के क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तित्व, यानी आज हंस वाहिनी अपने कमल और अपने मोर के साथ भी आई है। तो मैं इस मंच की अति विशिष्टता का अभिनंदन करते हुए पहला प्रणाम आपको करता हूं। इसलिए किस तरह से स्नेह से, आत्मीयता के भाव से आपने पूरे के पूरे आयोजन को अपनी बाहों में समेट रखा है। मेरा मन है कि मैं ये कहूं, यहाँ के जर्रे जर्रे में मोहब्बत पाई जाती है। ये धरती है कुंवर बेचैन की, अद्भुत है ये धरती। फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है, फरिश्तों को यहाँ पे बंदगी सिखलाई जाती है। मैं क्या कहूँ डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, वर्षों उनका साथ रहा है। और उनका साथ जैसा कि बहुत बार, हाँ इस बीच में, इससे पहले कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन पर बोलूँ, अभी जो बच्ची हमारी अल्पना संचालन कर रही थी, किसी भी कवि सम्मेलन के प्रारंभिक संचालन को करना एक मुश्किल काम होता है। उसमें केवल नाम ही नहीं बोलने होते, व्यक्तियों का परिचय ही नहीं देना होता, जो बीच बीच में आ रहे अतिथि हैं उनके साथ भी संवाद कायम करना होता है। ये अल्पना बोल रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे, इतना अद्भुत प्रवाह था उसकी वाणी में और भाषा पर अधिकार था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गंगोत्री से गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ अल्पना को। डॉक्टर साहब के विषय में बात कर रहा था। पहली बार जब मैंने उन्हें मंच पर प्रस्तुत किया तो एक संचालक के रूप में मुझे एक विशेषण लगाना था। क्या कहूँ, उनको बुलाते हुए उनके व्यक्तित्व से परिचित था, उनके कृतित्व से परिचित था। आपने देखा होगा, आप कल्पना करें इकतारे की, और इकतारा अगर चंदन का बना हो, संयोग से ऐसा कुछ हो सके कि चंदन का इकतारा बने, तो वो जब बजेगा तब तो उससे स्वर प्रवाहित होंगे ही। जब वो नहीं बोलेगा, शांत होगा, तब भी उसके आसपास से गंध विकीर्ण होती रहेगी। डॉक्टर कुंवर बेचैन का व्यक्तित्व तो ऐसा ही था। तो मैंने उन्हें पहली बार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि मैं आपके सामने भागवत मंदिर में निनादित चंदन के इकतारे को प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे अवसर पर उनको बोलने का समय आया। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, वो विशेषण तो पुराना हो गया, कुछ और जोड़ो। तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने भागवत भवन में निनादित चंदन के इकतारे को प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपके सामने चेतना के आकाश में चमकते हुए आस्था के ध्रुव तारे को प्रस्तुत कर रहा हूं। और फिर तुरंत तीसरा कार्यक्रम मिला, तो एक तीसरा विशेषण मुझे मिला और मैंने कहा कि मैं आपके सामने दर्द के गांव में गुनगुनाते हुए गीत के बंजारे को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन तीनों व्यक्तित्वों को मिला दिया जाए तो डॉक्टर कुंवर बेचैन का व्यक्तित्व तैयार होता है। ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी, चटके हुए गिलास हम, इसको पूरे ध्यान से पढ़िएगा जिन जिन के पास ये पुस्तक हो, और थोड़ा रुक करके इसके अंतिम पृष्ठ को पढ़िएगा। पूरी की पूरी पुस्तक डॉक्टर कुंवर बेचैन के चिंतन, दर्शन और मनन का शाब्दिक आख्यान है। लेकिन इसके अंतिम पृष्ठ पर लिखे हुए 3 जनक छंद, उनकी आह, कराह और अंतर्दाह का व्याख्यान है। उनको सबसे पहले मैं पढ़ता हूं। एक, बेटा
क्या तब आएगा जब माँ का जीवन सुमन धरती पर मुरझाएगा। ये आह आगे चल करके कराह बनती है। जब बूढ़े हो जाओगे तभी तुम माँ बाप का दर्द समझ कुछ पाओगे। और सारे के सारे जीवन में सबको मुस्काने बांटता हुआ ये व्यक्ति एक अंतर्दाह को जीता रहा। राह पुत्र ने वह चुनी जहां पुकारे रह गई मात पिता की अनसुनी। जहां पुकारे रह गई मात पिता की अनसुनी। आज जब उनकी अनुपस्थित पे इस मंच पर मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि मैं इन 4 पंक्तियों को पढ़ूं। मंच बदलते, कंठ बदलते, राग नहीं मरता है। फूल भले झड़ जाए कब उसका पराग झड़ता है। मंच बदलते, कंठ बदलते, राग नहीं मरता है। फूल भले झड़ जाए कब उसका पराग झड़ता है। कविवर कुंवर अमर है अपनी कालजयी कृतियों में। सुहृदों के संस्मरणों में, स्वजनों की संस्मृतियों में, सुजनों के संस्मरणों में, सुहृदों की, स्वजनों की संस्मृतियों में। और एक उसके चले जाने से मौसम उदास है। हर सिमत उसके शब्दों की फैली सुवास है। ये सच है हमसे दूर, बहुत दूर हुआ वो। लगता है गीत का वो कुंवर आसपास है। लगता है गीत का वो कुंवर आसपास है। और इस पूरे के पूरे संग्रह को, जनक छंद के संग्रह को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद मुझे 5 संबोधन देने हैं इस गीत संग्रह, इस जनक संग्रह के नाम। पहला, राग, पराग और अनुराग का परिवेष्टन। आइए, अल्पना नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कौन आए हैं, लेकिन जो आए हैं वो आदरणीय तो हैं ही। और मैं ताली बजाने को इसलिए नहीं कहूँगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा तालियाँ, इसने कहा ना, ताली बजाने से चेहरे पर नूर आ जाता है। और डॉक्टर साहब कभी इस बात को भी नहीं भूलते थे कि किसी काम में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं व्यक्ति को याद दिलाऊं, एक काम में वो देर अच्छी महसूस करते थे, इसलिए देर से आने वाले व्यक्ति को संबोधित करते हुए मुझे डॉक्टर साहब की पंक्ति याद आ रही है कि कहाँ देर अच्छी लगती है। क्या है? देर से पहचान पाया, प्रवीण बता रहा होगा। अब आजकल ये हो गया है, 70 वर्ष की उम्र के बाद मुझे भूलने का अधिकार है और प्रवीण का कर्तव्य है कि मुझे बताए कि मैं कहाँ भूल रहा हूँ। तो देर से पहचान पाया वो मुझे। अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूं कि उसने देर तक देखा मुझे। तो जो देर से आए हैं वो ठीक है, हम जरा देर तक देख रहे हैं। तो पहला संबोधन मैं देता हूं, राग, पराग और अनुराग का परिवेष्टन। और उसका एक उदाहरण, चुटकी भर सिंदूर है पर दुल्हन की मान में यह कितना भरपूर है। छोटी सी बात है ये सिंदूर। उससे पूछा गया कि हमारी भारतीय संस्कृत में सारी की सारी चीजें प्रतीकात्मक होती हैं। सबसे बड़ा है सर, उसके ऊपर ये शीर्ष रेखा। और इसमें जब कोई महिला सिंदूर भरती है तो वह कहना चाहती है कि मेरे सारे अभिमान से ऊपर किसी का राग है, किसी का पराग है, किसी का अनुराग है। और उस अनुराग की लाल रेखा को अपने माथे पर सजाकर वो जैसे पूरे की पूरी संसार की प्रतिभा को जवाब दे देती है कि प्रेम सबसे बड़ा हुआ करता है। डॉक्टर पूर्वेचन कहते हैं, चुटकी भर सिंदूर है पर दुल्हन की मांग में यह कितना भरपूर है। और जरा इसे सुनिएगा, अभी अभी आपने थोड़ा सा दृश्य देखा होगा। हम सब लोग कहीं ना कहीं फोटो खिंचाने को और व्यक्ति विशेष के साथ फोटो खिंचाने को आतुर रहते हैं। डॉक्टर साहब की टिप्पणी देखिए, औरों से दृग मूंदते। फोटो ग्रुप में हम सभी अपना चेहरा ढूंढते, औरों से दृग मूंदते। फोटो ग्रुप में हम सभी अपना चेहरा मूंदते। तो राग, पराग, अनुराग के परिवेष्टन के बाद मैंने दूसरा शीर्षक दिया, युग की आत्ममुग्धता का रूपांकन, जो आपने सुना। और तीसरा जो इस पुस्तक का टाइटल है, मुख्य संदेश है, जीवन की विडंबना का उद्घाटन। क्या? चटके हुए गिलास हम
जो पानी पाया रिसा, कहाँ बुझाते प्यास। चटके हुए गिलास हम, जो पानी पाया रिसा, कहाँ बुझाते प्यास हम। चौथा बिंदु है निर्मम सत्य का निरूपण। अहंकार जिसका रहा, अहंकार किसका रहा। नदिया में जब बाढ़ थी भारी पत्थर भी बहा। नदिया में जब बाढ़ थी भारी पत्थर भी बहा। और अंत है शाश्वत सूत्रों का संयोजन। हम सब आज उसी सूत्र की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा कविता एक तलाश है उसकी जिसके हाथ में धरती है आकाश है। कविता एक तलाश है उसकी जिसके हाथ में धरती है आकाश है। एक बार इस बात को पुनः दोहराते हुए कि चटके हुए गिलास वस्तुतः राग पराग अनुराग का परिवेष्टन है। युग की आत्ममुग्धता का रूपांकन है। जीवन की विशिष्ट विडंबना का उद्घाटन है। निर्मम सत्य का निरूपण है और शाश्वत सूत्रों का संयोजन है। मैं आप सबकी साहित्यानुरागिनी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।